देश जल रहा है। लिटरली ये इमेज देखिए, हीट वेव की वजह से सैटेलाइट से देखा जाए तो भारत कुछ ऐसा दिखता है। यानी राइट नाउ एट दिस मोमेंट सऊदी अरेबिया, म्यांमार, सूडान और अफ्रीका से भी ज्यादा गर्म हमारा भारत है। हीट वेव एक नेशनल इमरजेंसी है और अभी गर्मी तो शुरू ही हो रही है। ये साल भारत का हॉटेस्ट समर होने वाला है और आगे जून में क्या होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम पर बात करने के लिए नहीं है। वीडियो के एंड में हम सोल्यूशन पर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका, मेरा और सरकार का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों में से सिर्फ 2% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, गर्मी महंगी पड़ती है। सूरज की गर्मी भारत को गरीब बनाती है। बात सुनने में अजीब लगती जरूर है, बट लिसन टू मी, आज भी भारत का 75% पॉपुलेशन यानी 4 में से 3 लोग फिजिकल लेबर रिलेटेड काम करते हैं। खेती करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रास्ते के बगल में स्टॉल लगाकर कुछ न कुछ बेचते हैं। और ये काम होता कब है? दोपहर के समय यानी तपती गर्मी में। ऐसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर 75% भारत निर्भर है, जो हमारे जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी 5 से 10% कम हो जाती है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल्दी थकान महसूस होती है। तो अगर गर्मी की वजह से भारत काम ही नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे बढ़ पाएगा? आप और हम प्रिविलेज्ड है। ऑफिस में हम गर्मी से सेफ होते हैं, तो हमारा गर्मी से सामना सिर्फ ट्रैवल करते टाइम ही होता है। मैकेंजी का एक रिपोर्ट कहता है कि भारत में 20 करोड़ लोग हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। आंकड़े कहते हैं कि 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस का जीडीपी पर इम्पैक्ट 2.5% से 4.5% तक होगा। दैट इज $126 बिलियन एवरी ईयर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी का कुछ 2% हर साल एजुकेशन पर स्पेंड करती है। यानी हीट वेव की वजह से अगर सारा नुकसान हम बचा पाए और वो सारे पैसे हम एजुकेशन के लिए एलोकेट कर पाए तो हर साल हमारा एजुकेशन बजट डबल हो सकता है। यानी इकोनॉमी को होने वाला नुकसान अवॉइड करके वही पैसा अच्छे कामों के लिए यूज हो सकता है। अब क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें हमारे लीडर्स नहीं जानते? ऑफ कोर्स जानते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट हमारी प्योरिटी बने तो कोई बात बने। यानी हम जहाँ भारत को 2050 तक डेवलप होने के सपने देख रहे हैं, वो सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। सोनम वांगचुक सर लद्दाख में बैठकर पिछले 3 महीने से चिल्ला कर सबको वही बता रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बजाय सेक्शन 144 लगाकर उनकी बातों को दबाया जा रहा है। ये हमारे देश की एक सैड रियलिटी है, जिसे अनदेखा करना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि क्लाइमेट काफी अनवॉइस है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट विंग है या फिर राइट विंग है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं या फिर कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं। क्लाइमेट सिर्फ फैक्ट देखता है, और फैक्ट यही है कि भारत दुनिया का 3rd मोस्ट वनरेबल देश है। यानी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जिन देशों पर सबसे ज्यादा होगा, उन लिस्ट में तीसरा नंबर भारत का है। किसी रैंक से ज्यादा ये रैंक हमारे लिए जरूरी होना चाहिए। लेकिन रुको, एसी है ना? हम सोचते हैं कि गर्मी है तो क्या हुआ, एसी चला देंगे। लेकिन एसी से गर्मी कम नहीं होती, बल्कि एसी से गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और भारत में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से यानी कोल से आती है, जो जलाकर हम हवा में कार्बन रिलीज भी करते हैं और पॉल्यूशन को भी बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का डाटा देखे तो उनके वर्ल्ड एनर्जी लिस्ट 2023 में भारत के एसी यूज के बारे में कई इंटरेस्टिंग इंसाइट्स है। भारत में आज 100 में से 24 घरों में एसी है। अमेरिका में 100 घरों में से 85 घरों में एसी है, और चाइना के अर्बन एरिया में ऑलमोस्ट हर घर में एसी होता है। 2050 तक एसी का डिमांड 9 गुना बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट ये रिपोर्ट कहता है कि 2050 तक हमारा एसी से रिलेटेड पावर का डिमांड पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से ज्यादा होगा, विच इज क्रेजी। एसी चलाना शॉर्ट टर्म में एक सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक प्रॉब्लम है जो हमें महंगा पड़ सकता है। चैप्टर 2, हीट वेव होती क्या है? ओके, तो हमने हीट वेव का हमारी इकोनॉमी पर होने वाला इम्पैक्ट समझ लिया, लेकिन हीट वेव एक नेशनल इमरजेंसी क्यों होनी चाहिए? एक्चुअली ये हीट वेव होती क्या है? क्या आप कभी ऐसे कमरे में बैठे हो जहां बाहर से ना हवा आती है ना जाती है, पसीने छूटने लगते हैं? हीट वेव तब फॉर्म होता है जब एक एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है। ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से विंड ग्राउंड के तरफ ट्रैप हो जाते हैं, और ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है वो हीट इस एरिया में ट्रैप हो जाता है और उस एरिया से निकल नहीं पाता। इस हाई प्रेशर एरिया में विंड आ नहीं पाता और जो हीट है वो भी ट्रैप हो जाता है। काइंड ऑफ
लाइक ए प्रेशर कुकर। हीट वेव गर्मी, सर्दी या बारिश की तरह कोई सीजन नहीं है। हीट वेव एक कंडीशन है। हीट वेव तभी डिक्लेयर होता है जब टेम्परेचर एक पार्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाए। इंडिया के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार से इंडिया के फ्लैट एरिया में 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है और हिली एरिया में 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है और कोस्टल एरिया में 37 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है। इकोनॉमी का लोगों की प्रोडक्टिविटी से कनेक्शन होता है, हैप्पीनेस से कनेक्शन होता है और लोगों का हैप्पीनेस का वहाँ के टेम्परेचर से। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फिनलैंड पहले 7 सालों से बैक टू बैक दुनिया के हैप्पीनेस कंट्री का खिताब जीती है। बात सिर्फ फिनलैंड की नहीं, सारे नॉर्थ नॉर्डिक कंट्रीज जो कूल कंट्रीज है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी टॉप पर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम ठंड से बचने के लिए इनोवेटिव तरीके तो ढूंढते हैं। हम जैकेट पहनते हैं, छोटी सी फायर प्लेस बना सकते हैं, अपने घरों को इंसुलेट कर सकते हैं ताकि बाहर की ठंड अंदर ना आ सके। लेकिन हमारी शहरों ने गर्मी से बचने के लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं ढूंढे। जब हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का नाम 196 से 126 रैंक पर आया तो सबको बुरा लगा। कुछ लोगों ने ये हैप्पीनेस इंडेक्स कितनी वैलिड है ऐसे सवाल उठाए। लेकिन हमें एक स्टेप आगे जाना होगा, सोचना होगा कि कैसे बदलते हुए एटमॉस्फेयर का असर हमारे मूड पर, हमारी प्रोडक्टिविटी पर और हमारे इकोनॉमी पर पड़ रहा है। ये सारी बातें कनेक्टेड है, यही सच है। एक स्टडी के अनुसार मॉडर्न बिल्डिंग का टेम्परेचर पुराने घरों से 5 से 7 डिग्री ज्यादा होता है। बड़े बड़े शहरों में आप ऐसे घर देखे होंगे जहाँ बहुत सारे लोग एक छत अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मेटल का रूफ लगाते हैं। मुंबई के 37% घर ऐसे ही हैं। मुंबई का मैप देखे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आर्य फॉरेस्ट के अराउंड टेम्परेचर सबसे कम होता है और जहाँ पेड़ कम है वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ये चैट देखिए, मुंबई के हर वार्ड को एनालाइज किया गया और उससे साफ साफ दिखता है कि जिस वार्ड में वेजिटेशन कम है वहाँ टेम्परेचर हाई है। चैप्टर 3 सोल्यूशन। अगर भारत को बढ़ते टेम्परेचर को मात देनी है तो हमें वेस्टर्न आइडियाज को कॉपी करना बंद करना होगा। हम वेस्ट से जो नहीं सीखना चाहते वही परफेक्टली सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क की ये स्काईलाइन देखिए, यहाँ पर दिखता है आपको बहुत सारी कांच की बिल्डिंग्स। ऊंची ऊंची कांच की इमारतों को देखकर लगता है कि कॉर्पोरेट सक्सेस चाहिए तो कांच की बिल्डिंग्स में ऑफिस होना जरूरी है। उसी आइडिया को अंधा कॉपी करके भारत में भी ऐसे कांच के बिल्डिंग्स बनने लगी। ये कितनी स्टूपिड बात है कि न्यूयॉर्क में समर में एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री और मुंबई में 35 डिग्री, यानी मुंबई गर्म भी है, ज्यादा ह्यूमिड भी है और ट्रॉपिकल भी है और न्यूयॉर्क में सर्दियों में बर्फ भी गिरती है। लेकिन मुंबई में कांच की बिल्डिंग्स होने से क्या फर्क पड़ता है? एक ही समय पर दो सूरज बनते हैं। ये देखिए, सूरज तो यहाँ है लेकिन एक सूरज यहाँ भी है। इस ग्लास की बिल्डिंग से सन रिफ्लेक्ट होकर डबल सन इफेक्ट मिल रहा है, यानी डबल लाइट और डबल हीट भी। अब मुंबई जैसे शहरों में जहाँ सिर्फ 2 ही सीजन होते हैं, एक तो गर्मी और दूसरा बहुत ज्यादा गर्मी, सोचिए ये क्या बेवकूफी नहीं है? उस कांच की बिल्डिंग में काम करने वाले लोग ट्रेवल करते समय भी इस फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमने वेस्ट को कॉपी करना एक फैशन बना दिया है। और हम किसे कॉपी कर रहे हैं? उस सोसाइटी को जो फास्ट फूड के नाम पर हमें महीनों पहले का बासी खाना खाने के लिए कहते हैं। उस सोसाइटी को जो केले को भी प्लास्टिक में रैप करते हैं ताकि अंदर का फल गंदा ना हो। कितना अच्छा होता ना कि अगर केले को भी एक नेचुरल कवर होता जिसे वो अंदर भी डैमेज ना हो और फ्रेश रहे। वो जो नेचर की कितनी इज्जत करते हैं कि पेड़ों को काट कर उसका पेपर बनाकर अपनी टट्टी साफ करते हैं। जहाँ पानी सफिशियंस है, इजिली अवेलेबल है। अगर कॉपी करना है तो हम सिंगापुर को क्यों नहीं कॉपी कर सकते, जिसका क्लाइमेट हमसे मेल खाता है, जिसके पास भी स्पेस का एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी बिल्डिंग्स कुछ ऐसे दिखते हैं। वर्टिकल गार्डन होता है जिससे कम से कम स्पेस में मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। हमारे गुरुकुल सिस्टम में बच्चे को सिखाया जाता था कि अपने लाइफ में 1 पीपल का पेड़, 1 इमली का पेड़, 3 आंवला के पेड़ और 5 आम लगाएं। 1 आम का पेड़ अपने पूरे जीवन काल में 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन कार्बन एब्जॉर्ब करता है। ये उतना ही कार्बन है जो 5 एसी 1000 घंटे के लिए चालू रखने पर इमिट होता है। गर्मियों में आम तो खाते सब है लेकिन लगाते कितने हैं? नेचर से जो हम लेते हैं उसे वापस ही नहीं देते हैं। इसीलिए आप हमसे वादा कीजिए कि इस गर्मी आम खाने के बाद 1 आम का पेड़ जरूर लगाइएगा और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनको भी ये सलाह जरूर दीजिएगा। और हम भी एक वादा करते हैं कि हमारा
वाला चैनल जैसे ही मोनेटाइज होगा उसके ठीक 1 महीने बाद हमारे चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उतने पेड़ में लगाने की कोशिश करूंगा। ईसा उपनिषद हमें सिखाता है कि ये यूनिवर्स लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीजों से बना है। वो ईश्वर ने बनाया है, हम सिर्फ सारी बातें को, रिसोर्स को, पानी को, फल को, फूल को उधार लेते हैं। हम उसके मालिक नहीं हैं। यानी हमें ये सब लौटाना है, कर्जा चुकाना है। ये सारी बातें जो स्कूल में ही हर बच्चे को सिखाना चाहिए वो बातें हम सिखाना भूल रहे हैं। चलिए पेड़ लगाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके नाम से हम पेड़ लगा सकें। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।